उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गांव लगता है जिसका नाम है मोहनगंज। इसी गांव में एक दलित परिवार रहता था जिस परिवार में 4 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम था फूलचंद, जो मजदूरी का काम किया करता था। घर में उनकी पत्नी थी जिसका नाम रीता देवी था और उनके 2 बच्चे भी थे। 17 साल की एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम कुछ और है, लेकिन इस कहानी में उसका नाम प्रिया है। तो 17 साल की प्रिया के अलावा फूलचंद का एक 10 साल का बेटा भी था। फूलचंद का जो बेटा था वो बचपन से ही बोलने में असमर्थ था, यानी कि वो गूंगा था, कुछ बोल नहीं पाता था। बाकी वो सारी चीजें अच्छे से समझ लेता था। अब ये दिन था 24 नवंबर 2021 का। रात के तकरीबन 12 या 1 बजे का समय रहा होगा। इस परिवार के घर के अंदर कुछ लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद सबसे पहले आंगन में फूलचंद सो रहे थे। ये फूलचंद का गला दबाकर फूलचंद की हत्या कर देते हैं। उसके बाद आंगन में ही आगे फूलचंद की पत्नी रीता देवी सो रही थी अपने 10 साल के बेटे के साथ। ये पहले रीता देवी का गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं और उसके बाद जो 10 साल का बेटा था वो सारी चीजें अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन वो बोलने में असमर्थ था, वो गूंगा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर ये जो हत्यारे होते हैं ये उस 10 साल के लड़के की भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। लेकिन इन लोगों का असली उद्देश्य कुछ और था। उन तीनों की हत्या करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और इस घर में जो कमरा था उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर इस घर की 17 साल की बेटी प्रियंका सो रही थी। ये 3-4 लोग वहां जाते हैं। पहले ये जाकर प्रियंका को काबू करते हैं, उसके मुंह में कपड़ा घुसा देते हैं। 2 लोग उसके हाथ पैर पकड़ते हैं और उसके बाद 2 लोग जो होते हैं वो बेरहमी से कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। जब उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं फिर ये सारे लोग बारी बारी से 17 साल की प्रिया के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब इनका काम पूरा हो जाता है इन्हें लगता है कि अब प्रियंका को भी जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए गला दबाकर प्रियंका की भी हत्या कर देते हैं और उसकी हत्या करने के बाद उसके नग्न शरीर को उसी कमरे में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कहानी जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कहानी में भी कोई आपसी रंजिश के चलते इस परिवार की हत्या करके बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन इस केस में जितनी चीजें साफ दिखाई दे रही है उतनी साफ थी नहीं, क्योंकि आगे जाकर इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस परिवार के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। 24 नवंबर 2021 की रात को ये पूरा हत्याकांड हुआ था। अगले दिन यानी कि 25 नवंबर 2021 को इस परिवार के पास जो पशु थे, जो बकरी और जो गाय थी, वो सुबह बहुत जोर जोर से चीख रही थी। उन पशुओं की आवाज सुनकर पड़ोसी इनके घर में आते हैं। तब जाकर पड़ोसियों को मालूम चलता है कि पूरे परिवार की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी और घर की 17 साल की बेटी का दुष्कर्म करके उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस को बुलाया जाता है। प्रयागराज पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है क्योंकि एक दलित परिवार का ये मामला था। साथ में जो जिले के एसपी थे और जो फोरेंसिक टीम, सभी लोग मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। परिवार के चारों सदस्यों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि घर की 17 साल की बेटी प्रियंका के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया था और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ होती है और पुलिस के सामने जो पहला क्लू आता है वो ये होता है कि इस परिवार को कुछ जमीन सरकार की तरफ से मिली थी इनका भरण पोषण करने के लिए, और उस जमीन पर गांव के ही किसी ऊंची जाति वाले व्यक्ति की नजर थी। वो उस जमीन को कब्जाना चाहता था, जिसके
जिसके चलते पहले भी कई बार इस दलित परिवार के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके चलते इन्होंने SC/ST एक्ट में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन वो जो परिवार था वो परिवार अपने पैसे के दम पर बच जाता था और सबसे पहले पुलिस का शक उसी परिवार की तरफ जाता है कि शायद इस जमीनी विवाद के कारण ही इस पूरे परिवार की हत्या की गई। साथ ही घर की बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया गया। पुलिस सबसे पहले उस परिवार की जानकारी इकट्ठा करके और 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन 11 लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। जिन 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी उसमें से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है। बाकी के जो लोग हैं वो अलग अलग शहरों में रह रहे थे। पुलिस उनकी भी जानकारी जुटा रही थी। एक एक करके सभी 11 लोगों से पूछताछ होती है। इसमें कई गिरफ्तारी भी होती है। ये मामला 2021 में इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था कि कई सारे विपक्षी दल जैसे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी की तरफ से इस दलित परिवार को न्याय दिलाने की जो गुहार है वो हाईलाइट हो जाती है। पुलिस भी ताबड़तोड़ छापेमारी करके उन 11 लोगों की तलाश कर रही थी और देखते ही देखते पुलिस उन 11 लोगों को बरामद कर लेती है। फिर इनकी बारीकी से छानबीन शुरू होती है। जिस रात ये हत्याकांड हुआ उस रात ये व्यक्ति कहाँ थे, उनकी मोबाइल लोकेशन CCTV कैमरों की मदद से पुलिस को ये देखने को मिलता है कि इन 11 में से लगभग 7 व्यक्ति उस वक्त अलग अलग शहरों में मौजूद थे। इसके सबूत पुलिस को मिल गए थे, यानी कि उनका इन केस में या फिर इस हत्याकांड में कोई भी हाथ नहीं था। 4 व्यक्ति ऐसे थे जो ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि जिस रात ये हत्याकांड हुआ उस रात ये कहां पर थे या फिर ये गांव में नहीं थे। लेकिन उनके खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत पुलिस को नहीं मिला था जिससे ये कहा जा सके कि ये 4 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। अब ये सारी जद्दोजहद देखते हुए जब इस केस में आगे कोई लीड नहीं मिलती है तो 22 फरवरी 2022 को इस केस को सोल्व करने के लिए एक SIT यानी कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है। अब STF सबसे पहले इस परिवार के मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर उनकी डिटेल निकलवाती है। परिवार ने किन किन लोगों को पिछले कुछ दिनों में कॉल किया था, इस रंजिश के अलावा क्या उनकी किसी और से भी कोई रंजिश, ये सारे तथ्य जुटाए जाते हैं। और इसी कड़ी में STF को मालूम चलता है कि घर की जो 17 साल की बेटी थी, इसका नाम प्रियंका था, उसके मोबाइल पर पिछले कुछ समय से एक लड़का कॉल और मैसेज कर रहा था। वो मैसेज में बार बार एक ही बात लिखता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब पुलिस को मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इस केस में इस लड़के का भी रोल हो सकता है। पुलिस उस नंबर से उस लड़के की जानकारी निकलवाती है तो मालूम चलता है कि लड़का पास के ही गांव का रहने वाला है। इसका नाम पवन कुमार सरोज है। वैसे तो यह लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी का ये काम करता था। पुलिस इस लड़के को उठा लेती है और जब सख्ती से इस लड़के से पूछताछ होती है तो ये एक ऐसा कबूलनामा करता है पुलिस के सामने जिससे इस केस की पूरी रूपरेखा ही पलट दी जाती है। ये पवन कुमार सरोज नाम का लड़का पुलिस को बताता है कि प्रियंका के एक पड़ोसी के माध्यम से इसने प्रियंका का नंबर कुछ दिन पहले लिया था। इसने कई बार प्रियंका को रास्ते से आते जाते देखा था। इसका कहना था कि प्रियंका इसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। ये प्रिया से एक तरफा प्यार करने लगा था। हालांकि इसने अपने प्यार का इजहार कभी भी प्रियंका से नहीं किया था। अब प्रियंका के पड़ोसी से जब इसे प्रियंका का नंबर मिल जाता है तो यह प्रियंका को लगातार मैसेज किया करता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब ये कॉल करता था तो वो लड़की उधर से यही कहती थी कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो। ऐसा प्यार का इजहार करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक बार मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तभी मैं तुमसे आगे बात कर सकती हूँ। लेकिन ये लड़का एक तरफा प्यार में इतना पागल था, इसे इस बात का डर भी था कि अगर इसने अपनी पहचान रिवील कर दी उस लड़की के सामने तो ये इसकी पुलिस से रिपोर्ट ना कर दे या फिर ये इसके प्यार को कबूल
कबूलने से इनकार ना कर दे। इसलिए इस लड़के ने अपनी पहचान कभी भी प्रियंका को नहीं बताई। बस ये हमेशा उसे मैसेज और कॉल पर यही कहता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस बात से तंग होकर प्रियंका ने एक दिन उसे ये मैसेज कर दिया कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मेरे पास मैसेज और कॉल करना बंद कर दो। और यही बात इस पवन कुमार सरोज नाम के लड़के के दिल पर लग जाती है। इस दानव को इस बात से इतना ज्यादा हर्ट होता है कि यह प्रियंका को मारने का प्लान बना लेता है। इस प्लान में यह अपने 3 दोस्तों को शामिल करता है और 24 नवंबर 2021 के रात को यह अपने गांव से अपने तीनों दोस्तों को लेकर प्रियंका के घर जाता है। पहले उसके घर में जाकर सबसे पहले उसके पिता फूलचंद की हत्या करता है, फिर उसकी माता रीता देवी की हत्या करता है। उसके बाद उसके 10 साल के भाई की भी गला घोंट कर हत्या कर देता है। फिर ये चारों लड़के प्रियंका के रूम में जाते हैं। वहां जाकर ये हैवान प्रियंका से कहता है कि देखो मैं हूँ वो लड़का जो तुम्हें मैसेज करता था। प्रियंका इससे पहले कुछ बोल पाती, चारों लड़के प्रियंका के ऊपर टूट जाते हैं। ये जबरदस्ती उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद ये चारों मिलकर प्रियंका की भी हत्या करके उसके नग्न शरीर को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि किसी ने इन्हें आते जाते नहीं देखा, गली में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो ये कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। हत्यारों को ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि चाहे वो कितने भी शातिर तरीके से हत्या करे, वो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देते हैं। इस लड़के ने भी यही गलती की थी कि इसके मोबाइल नंबर की जो डिटेल है वो प्रियंका के मोबाइल में ऑलरेडी आ चुकी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवन कुमार सरोज के साथ साथ उसके तीनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार किया जिसने प्रियंका का नंबर इस पवन कुमार नाम के दरिंदे को दिया था। गांव के जिन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी उन सभी को छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिले थे। तो ये थी प्रयागराज के इस गांव के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक चीज आपको समझनी होगी, अगर जीवन में किसी भी कदम पर आपको या आपके परिवार को ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो आपको उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए और अपने सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो आपको उठा लेने चाहिए। ये लड़की प्रियंका अगर चाहती तो पहले ही पुलिस स्टेशन में जाकर इस दरिंदे के खिलाफ शिकायत कर सकती थी और हो सकता है कि इसका परिवार आज जिंदा होता। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें।